बिगनिंग में जो डिकार्ड्स था ये बर्न हुआ था इनटू, ये वेल एजुकेटेड था, ये अपर क्लास लेवल से था, ये फ्रेंच विलेज से था। उसके अलावा इसका फादर जो था वो जूइश था, और ये जो है बेसिकली कोर्ट ऑफ जस्टिस और लॉयर था एक। ये इनका थर्ड चाइल्ड था। आफ्टर जो फोर्थ जो है आफ्टर डेथ इसकी बर्थ, इसकी मदर की डेथ हो गई थी, ये फोर्थ चाइल्ड था। ठीक है। उसके अलावा ये काफ़ी जो है इसको हेल्थ की इश्यूज को फेस करना पड़ा। ठीक है। एजुकेशन क्या थी उसकी? एजुकेशन वगैरह खुद पढ़ लेना। इसने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया था, अरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट थे इसने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। ये बहुत कॉन्शियस था अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। इसके अलावा इसने लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम किया था, ऐसी लर्निंग जो कि लॉजिकल हो, जो थियोलॉजी हो, उस पर फिलोसफी पे बहुत ज़्यादा काम किया था। इसको लैटिन लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा था, ग्रीक पे बहुत ज़्यादा था। तो उसके अलावा इसने अपने एक बुक को पब्लिश करवाया था। मैथमेटिक्स में इसने इस तरह से काम किया था कि ये प्लेयर चाहता था अबव ऑल द मैथमेटिक्स। ठीक है, कि ये चाहता था कि हम ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करें जो कि एब्सोल्युटली हमें जो है एक ट्रू आंसर्स दें। इस वजह से इसने मैथमेटिकल क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। फिलॉसफी इसके लिए ये थी कि ये कल्चरवेटिव था, इस वजह से इसने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने मज़हब के अकॉर्डिंग फिलॉसफी को देखना शुरू किया कि फिलॉसफी है क्या, और अगर हमारे मज़हब में या कल्चर में कोई चीज़ है तो उसके पीछे उसकी रीजंस क्या हैं। ठीक है। ऑन द साइंस, बिल्कुल। ऑन द साइंस, साइंस में इसने किस तरह से काम किया था? इसने साइंस में देखा था कि हम लोग अगर अपने प्रिंसिपल्स को देखें, अपनी फिलॉसफी को देखें, तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको हम लोग प्रूव्ड कर सकें। ठीक है। साइंस एक ऐसा वर्ड है जो कि अप्रूवल मांगता है कि अगर ये चीज़ मौजूद है तो इसके पीछे अप्रूवल है क्या, इसके पीछे वजह है क्या। द लॉ ऑफ फॉर्मी एंड मैथमेटिक्स, इसका फादर जो था वो बहुत इनकरेज करता था कि वो फॉलो करे फूड स्टेप्स को, जो कि उसके जो जो फादर करता था वो ही उसका बेटा करे। लेकिन ग्रेजुएटिंग होने के बाद यूनिवर्सिटी में इसने 20th एज में इसने डिप्लोमा और लाइसेंस लिया था चर्च और सिविल लॉ में। और उसके बाद ये एक लॉयर बन गया। लेकिन डेकार्ड्स जो है वो ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था। वो ये टाइम स्पेंड करना चाहता था पेरिस में, कि वो वहाँ पे जाए, वहाँ के जाके उनकी आर्मी से मिले, उनके साथ स्टडी करे, उनकी मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करे, और उन्हीं के साथ वो जो है वो फर्दर अपनी लाइफ में उस वे को लेके चले कि अगर हम एकेडमी को ज्वाइन करें तो हम अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसकी कंट्रीब्यूशन साइंस में है, पहले बता चुकी हूँ। साइंस क्या है? द साइंटिफिक मेथड है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है और फिलोसफी है। अब उसका मेथड क्या था? मेथड या उसका फ्रेमवर्क था
कि उसने वो चीज़ों को देखना था जो कि आपको किसी डाउट से महफूज करती हैं, जो इतनी वेल अप्रूव्ड हैं कि वो कोई ना कोई डाउट इंसान की लाइफ में लाने से गुरेज करती हैं। इसके 4 मेन आइडियाज थे साइंटिफिक प्रोग्रेस के। नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू अंटिल ऑल रीजंस फॉर डाउट कैन बी रूल्ड आउट। कि हम लोग किसी भी चीज को रूल आउट तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लोग उसके डाउट्स ना निकाल दें। तो बेसिकली साइंस इंसान के डाउट्स को निकालता है, शक व शुबात को निकालता है। डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू एन एनी पार्ट्स एट पॉसिबल एंड नेसेसरी टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सोल्यूशन। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना शुरू करते हैं तो उसके सोल्यूशन जल्दी निकल जाते हैं, ना कि हम अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को यकजा करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। Thought should be ordered, starting with simplest and easiest। ठीक है, कि हम जब भी किसी चीज को सोचते हैं तो हमें उस नॉलेज को कम्प्लेक्सिटी से सोचना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी भी चीज का स्टार्ट कम्प्लेक्सिटी से लेते हैं तो चीजें फिर आगे जाके आसान होती हैं। अगर हम किसी भी चीज को फर्स्ट में ही बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म से लेना शुरू करते हैं तो फिर आगे जाके चीजें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बना देती हैं और हमारे लिए उन चीजों को सॉर्ट आउट करना मुश्किल होता है। बेसिकली ये मेन इसके पॉइंट्स है, ये जो मेथड उसने इंट्रोड्यूस करवाया था ना, ये मेन है। उसके बाद है मेक इनुमरेशन सो कंप्लीट एंड रिव्यू सो जर्नल दैट नथिंग इज ओमिटेड। कि जब तक आप किसी भी चीज को ओमिट नहीं कर देते तब तक वो चीज मौजूद रहती है। ठीक है, तो आइडियाज को ओमिट करो और न्यू आइडियाज को जनरेट करो। एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्रिकल था, इसमें कन्वर्ट किया जा गया था। बेसिकली ज्योमेट्री क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सॉल्यूशंस हैं कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको किस तरह से सॉल्व करो। ये 2 डिमेंशनल प्लान्स हैं जिनमें हम लोग क्वेश्चन इक्वेशन इन अलजबरा, ठीक है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं और हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि हम इन इक्वेशंस के थ्रू उनको सॉर्ट आउट करें। उसके बाद डिकर्ट्स जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था इसने मॉडर्न नोटेशन को। इसने एक्सपोनेंट्स फॉर एग्जांपल रेदर देन राइटिंग ए इज वुड राइट A3। ठीक है, जिसका पता था कि ये 3 टाइम्स ए है, तो उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। इसने इन्फ्लुएंस किया था न्यूटन की कैलकुलस पे, उसकी इन्वेंशन पे। और इसकी जो इन्वेंशंस थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। न्यूटन के बाद अगर किसी ने भी कैलकुलस के बारे में इतना क्रूशियली, इतना प्रोडक्टिव होकर सोचा था मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो वो ये बंदा था। उसके अलावा कि हमें किस तरह से साइलेंस को मेंटेन रखना चाहिए, कि हम जब चर्च में जाते हैं, जब हम अपनी इबादत गाहों पे होते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन यही है कि हम, ये भी एक कैथोलिक चर्च के साथ इसका लिंक था, कि अगर हम लोग अपनी अपनी इबादत गाहों को अपने ऑन पे बेहतरीन बनाते हैं, उसको हम लोग वो बुराई की तरफ नहीं लेके जाते, तो ये हमारे लिए बेहतरीन वे था। फिलॉसफी की टर्म इसकी क्या थी, ये ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग ही गलत है बेटा। ग्रेटेस्ट फिलोसोफर था ऑफ ऑल टाइम। इसने कंसर्न किया था साइंस रेदर देन फिलोसफी। था ये फिलोसफर, लेकिन इसने साइंस में ऐसी फिलोसफी को यूज किया और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो कि बेहतरीन थे। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ फेमस डिक्लेरेशन है। आई थिंक देयरफॉर आई एम दिस कुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। हमें खुद को देखना है, अपनी सोचों को देखना है कि हमने उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। आई कैन थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं वाकई मौजूद हूँ या मैं रहता हूँ। इसने जो कम्प्रिहेंसिव वर्क था वो 1644 में पब्लिश करवाया था। ये बहुत ज़्यादा टाइट था
डिड्यूस था नेचर लॉ की वजह से। इसके अलावा इसने बुक जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि फिलॉसफी के साथ थी और साइंस के साथ थी। उसके अलावा इसने एक एक्सपेरिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था। एन एक्सपेरिमेंट इज अ क्वेश्चन विच साइंस पोजेस टू नेचर एंड आ मेजरमेंट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ नेचर आंसर। क्या हमारे पास अगर नेचर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उसकी आंसर के लिए जो है वो ऐसी ऐसी मेजरमेंट्स को यूज़ करना चाहिए जो कि उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर इश्यू है, नेचर आंसर है, अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक आने की वजह से हम लोग उसकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली जो डिकेड्स था ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया अपनी डेवलपमेंट्स के साथ, जो जो उसने डेवलप किया या जिन जिन चीज़ों पे उसने वर्क किया। सम पर्सनल डिटेल्स एंड द एंड। अब जो डिकार्ड्स था ये एक वेल्थी पर्सन था। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था फादर गिफ्टेड जो चीज़ें हैं उनके साथ। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसको कोई खास इतनी मसला नहीं था। इसकी जब एज थी 24 तो इसने काफ़ी चीज़ों को सेल कर दिया था। ये एक मेमोरी मनी थी इसके पास कि जो इंसान की सोचों में रह जाता है, बेसिकली वही इंसान के लिए सबसे बेहतरीन कमाई होती है। उसके अलावा 53 एज में ये जो है वो प्यारे हो गए थे अल्लाह को या जो भी उनके अपने गॉड हैं उनको। बस उसके अलावा इस बच्चे की आ रही है। मैम हम्म। मैम बस कर दें आज के लिए। पढ़ा ही क्या है अभी तुम लोगों ने? मैम याद भी करना है। चलो करो याद फिर। क्या टाइम हुआ है? 1:34 हुए हैं बस। चलो ठीक है, इट्स ओके। आप लोग इसको पढ़ो, इसको याद करो, देखो। और अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक दो टॉपिक्स हैं वो तुम लोगों को मैं रीड करने के लिए देना चाहती हूँ। ये ना उठा के फिर तुम लोग कहीं ना कहीं बात को पहुंचा दो। मुझे पहले ही बता दो अगर रीड कर सकते हो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं देती। बोलो, एक दूसरे के साथ कर लो बात और एक दूसरे से डिस्कस कर लो और मुझे बताओ। रीड करने के लिए देने हैं, पढ़ा दूंगी मैं, डिस्कशन मैं करूंगी। मैम आज के लिए इतने काफी हैं, फिर आप दे दीजिएगा कल। क्या जो रीड? आपने टॉपिक देने हैं रीड करके लिए वो कल दे दीजिएगा, आज के लिए काफी हैं। दूसरे सब्जेक्ट का भी करना होता है हमने। कितने लेक्चर हो रहे हैं आजकल तुम लोग के? मैम लेक्चर नहीं हो रहे लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं अपनी। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।